जय हिंद दोस्तों, ये क्लास आपकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। इसमें हम कवर करेंगे सीटेट के 1 फरवरी 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उन ईवीएस के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और कोई भी क्लास को स्किप मत करें क्योंकि क्लास में सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के जो पर्वतारोही होते हैं उनके ग्रुप जो लीडर होते हैं उनको निभाने के लिए जो चुनौती यानी कि जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको चुनना है। देखिए ए वाला ऑप्शन क्या कर रहा है कि बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। बात करेंगे बी की, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे रखना, ये गलत है, ज़्यादा हद तक गलत है। देखेंगे हम सी को, सी में दिया कि विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन के लिए व्यवस्था करना, तो ये एक सही ऑप्शन ये भी ठहर सकता है। बात करेंगे डी की, जो उचित प्रकार नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रोकने के लिए, तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। बाकी ई वाला ऑप्शन देखते हैं, जो साथी बीमार हों उनका ध्यान रखना, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए, बी और ई, देखिए कहाँ पे है ए, बी और ई। ए, बी और ई आपका जो है बी वाला ऑप्शन में है, तो इसको विशेष तौर पे ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन को करने हैं हमें। जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्लास अगर अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी करिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिया गया क्या है। पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। अगर आपको यहाँ थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप यहाँ देख इसको क्लियर कर लीजिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है तो आप कहीं भी समझ सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी है। कितना? 9.8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की दूरी 110 मीटर है। इस माप के आधार पर इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। तो जब हम 110 में हम 9.8 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कितना? हमारा आएगा 10780। कितना आएगा? 10,780। जब आप गुणा करेंगे तो 10,780 आएगा। और जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, ध्यान देखिएगा। और यहाँ दशमलव पहले से ही है 1, तो यानी कि 1 दशमलव खिसकेगा तो यहाँ आ जाएगा 1.078। कितना आ जाएगा? 1.078, जो कि सी वाला ऑप्शन देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन में दिया है 1.078 किलोमीटर। तो इस तरह सी वाला ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आपका ए है गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। तो अगर ये सही होगा तो हम आगे इसको देखेंगे। बाकी बी वाला ऑप्शन है कि गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। सी ऑप्शन है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर तटवर्ती है। डी वाला ऑप्शन क्या दिया है कि पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो ये जो डी वाला आपका ऑप्शन है, ये एकदम सही कथन है। वजह समझिएगा बात को, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी है वो पुडुचेरी से कनेक्टेड है और वो केंद्र शासित प्रदेश है। और गोवा की बात करें तो गोवा जो है अरब सागर का तटवर्ती राज्य है। तो इस तरह जो है जो डी ऑप्शन है, हम यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसको सही करेंगे। आप भी इसको टिक करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। अब देखिएगा, इन चारों ऑप्शन में से हमें गलत धारणा पहचानना है, सही धारणा नहीं, गलत। फर्स्ट है व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। बी है यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। सी है यह एक सामाजिक ढांचा है। और डी है यह प्रकृति में गतिशील है। तो जो बी वाला ऑप्शन है, ध्यान देखिए बी वाला ऑप्शन को, ये क्या दिया है? यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। क्या है? यह महिलाओं, यहाँ महिला और पुरुष नहीं करना। ये लिंग का मतलब होता है कि हमें वही आइडेंटिफाई करना है, ये महिला है कि पुरुष है, एक इंडिविजुअली महिला का नहीं होता है। तो ये जो कथन है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा और हमें गलत कथन ढूंढ के बताना था, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे हम पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र है। जो ये आपको राज्य दिए हैं इन सभी राज्यों में बताना है कि किस में तेल का क्षेत्र है, उसको हमें पहचान के उस ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो क्या सही होगा उसको हमें बताना है। और ऑप्शन बी जो है आपका, ध्यान से देखिए,
ऑप्शन बी जो है आपका उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और सी देखिए अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। और डी देखिए तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इस तरह जो 4 ऑप्शन है ये आपके यहाँ मैंने आपको बताया। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ध्यान से देखिए पहले वाले को, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये चारों जो राज्य हैं ये आपके किस में आते हैं, तेल क्षेत्र में आते हैं। बात करेंगे हम क्षेत्र के बारे में तो असम का तेल क्षेत्र अलग है और गुजरात का तेल क्षेत्र अलग है, मुंबई का क्षेत्र अलग है। तो इस तरह जो है ये आपके जो 4 राज्य जो है तेल के क्षेत्र में पड़ते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बात करेंगे हम 6वें क्वेश्चन की। 6वां क्वेश्चन के क्या है कि घर के विषय में निम्नलिखित कथनों ऑब्लिक वर्णों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि लेह में 2 मंजिल समतल छतों के मकान होते हैं, निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। क्या ये कथन आपको कंसीडर करते वक्त समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ सही है? तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। बी वाला ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी ऑप्शन है, राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी घरों में रहते हैं। और डी है आपका, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि सही कथन या सही वर्णन क्या है उसको हमें चूज़ के बताना है। तो ध्यान से देखिएगा कि ए ऑप्शन कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा हद तक सही है। क्या है, बहुत ज़्यादा हद तक सही है। जो लेह में मंजिल होते हैं, समतल छतों के मकान होते हैं, ये सही है। निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को संभालते हैं, बाकी ऊपर ये लोग रहते हैं, निवास करते हैं। बात करेंगे हम किसकी, सी की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए सी, जो सी हमारा दिया, राजस्थान के गाँव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ के डी वाला ऑप्शन की, तो डी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और सी। क्या हो जाएगा, ए और सी हमारा सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि ग्रीष्म ओलंपिक सन 2000 में वेटलिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए और जो आपके 2023 में पूछे गए थे, तो ये निश्चित नहीं है कि आपसे करंट अफेयर जो है पुराना वो छोड़ दिया जाएगा। अगर उसको एग्जामिनर को समझ में आ रहा है कि ये पूछने लायक है तो बिल्कुल पूछ लेगा आपसे। तो ये मन में बना के रहिएगा कि कहीं के क्वेश्चन भी कहीं पूछ सकते हैं, लेकिन एक निश्चित दायरे में रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ क्या है कि पहली महिला की बात हुई है, इसलिए क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है। बात हो जाएगा पहला ऑप्शन बछेंद्री पाल, दूसरा अफसाना मंसूरी, और तीसरा सुनीता विलियम्स, और चौथा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सभी लोग जवाब दें, जो भी लोग जो जान रहे हो वो कमेंट करके बताएं। इसका देखिए मुझे जहाँ तक पता है कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा हूँ पहले भी। तो जो ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में हुआ था वेटलिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने में पहली महिला, भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है। इनका जन्म वर्ष 1975 के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है। क्या है, कांस्य पदक जीतने वाली ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इनको वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इससे क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दिया एक ब्रॉन्ज यानी कांसा के विषय में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आपका कथन ए हो जाएगा, आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं। बी की बात करेंगे, ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। सी की बात करेंगे, ब्रॉन्ज को कॉपर यानी कि तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघला कर बनाया जाता है। डी वाला ऑप्शन है कि ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व यानी कि धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें सही कथन हमें चूज़ करना है। ए बी सी डी आपके लिए ऑप्शन दिया गया है, तो सही कथन कौन से हैं ध्यान से देखिए। जो सी वाला ऑप्शन है इसको हम देखेंगे, सी वाला ऑप्शन को, इसमें ए और डी बताया है। तो ए वाले देखिए, ए वाला कहती है कि आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं, एकदम सही ऑप्शन है ये। बात करेंगे हम डी की, ध्यान देखिए जो डी वाला ऑप्शन हमारा कि ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व यानी कि जो धातु हैं वो गहरी खानों यानी खादानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन पे हमें 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। ऑप्शन बी, दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा सकता है।
नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता। और सी है केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहा जा सकते। और डी है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन को हमें चूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम बात करेंगे कि परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान से देखिए, जब हम बात डी वाला ऑप्शन करेंगे, मैं अभी इसको पूरा यहाँ पे कट करके आपको दिखा रहा हूँ। जो डी वाला ऑप्शन मैं घेरा किया हूँ, डी ऑप्शन है कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो यहाँ यही एकदम सटीक ऑप्शन है। बाकी परिवार में केवल रक्त व्यक्ति हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। दत्तक बच्चों को परिवार सदस्य नहीं कहा सकता, ये भी गलत है। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कह सकते, ये भी गलत है। बात करेंगे हम इस क्लास की आखिरी क्वेश्चन है कि 10वें क्वेश्चन की, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। बी है ट्रांसह्यूमेंस यानी कि ऋतु प्रवास। सी है माइग्रेशन यानी कि अप्रवास। और डी है खानाबदोशी यानी कि नोमैड्स। तो इसका जो ऑप्शन है ये है ऋतु प्रवास। क्या है? जो मौसमी आवागमन होता है, ऋतु जो आती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस यानी कि ऋतु प्रवास। तो इस तरह जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये यहाँ पे हम देखें, और जो अगला क्लास है आपको बहुत जल्द मैं इसके बाद उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ फिर से आपसे विदा ले रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को आगामी एग्ज़ाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।